हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट जीव विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में। सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्वेश्चंस पे तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है किसी यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो इससे ए आधा गुना ज़्यादा होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 2n। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड नंबर्स, और डिप्लॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विगुणित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। जैसे अगर हम बीजांड की संरचना देखें तो बीजांड की संरचना इस प्रकार होती है, ऐसे यहाँ से क्या होता है, ऐसे बीजांड जुड़ा रहता है। तो यह क्षेत्र जो होता है क्या कहलाता है, नाभिका कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिका कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विनिषेचन का तात्पर्य है। तो द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है, तो डबल फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब होता है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन की बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि एक नरयुग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरे द्वितीय केंद्रक से संयोजन कर लेता है, और ऐसी प्रक्रियाएं जो हैं सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाती हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं आवृतबीजी पादप। क्या बोलते हैं, आवृतबीजी पादप बोला जाता है। द्विनिषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो उनका नाम था नवाशिन। नवाशिन नामक वैज्ञानिक ने जो है दोहरे निषेचन की खोज की थी। अर्धसूत्री विभाजन के बिना बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद बनने की क्रिया कहलाती है। तो बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद बनने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपोस्पोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, एपोस्पोरी कहलाती है, एपोस्पोरी। एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी क्या करती है, इंग्लिश के शब्दों को क्या कर देती है, हिंदी में लिखती है। इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिखती है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण होता है। तो चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोहिनिया मेगालेंड्रा में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से कूट फल है। तो निम्न में से कूट फल कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, आंसर हो जाएगा वो क्या है, फर्स्ट हो जाएगा सेब। और कौन कौन से कूट फल होते हैं, तो स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी। और अगला अगर हम बात करें तो इसके अलावा नाशपाती भी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। तो बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है, तो ये इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर है डी, इनमें से कोई नहीं। जो है वो है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं पंचानन महेश्वरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पी महेश्वरी का पूरा नाम क्या होता है, पंचानन महेश्वरी। और इन्हें फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है।
अनिषेक जनन द्वारा फल का निर्माण होता है। तो अनिषेक जनन के द्वारा फल का निर्माण कहाँ होता है? तो वो है अंगूर में होता है। किस में होता है? वो क्रिया अंगूर में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। अगला घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। तो घोंघे के द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं मलेकोफिली। क्या बोला जाता है? मलेकोफिली के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है चींटी द्वारा परागण को कहते हैं। तो चींटी द्वारा जो परागण होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं मर्मिकोफिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो मर्मिकोफिली के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं अथवा आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। तो क्वेश्चन दो प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, त्रिगुणित होता है। क्योंकि इसमें एक ओव्यूल यानी कि बीजांड और एक जो है स्पर्म मिलकर के क्या बनाते हैं? जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। इसी जाइगोट में क्या हो जाता है? एक अदर जो है मेल गेमीट आ जाता है प्लॉइड नंबर। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएंगी? 3 कोशिकाएं सिनर्जिड हो जाती हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? त्रिक संलयन के नाम से जानते हैं। त्रिक संलयन, या एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ पे हो रही है और यहाँ पर भी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है? 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए क्या इसे बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन भी बोलते हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन भी बोलते हैं, और इसे त्रिक संलयन के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए त्रिगुणित हो जाएगा, 3 कोशिकाएं मिल जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता खोजी गई। तो बहुभ्रूणता का मतलब होता है, क्या बता रहे हैं? इसका मतलब है पॉली इम्ब्रियोनी की बात कर रहे हैं। पॉली इम्ब्रियोनी जो है वो किसके द्वारा खोजी गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक द्वारा। किसके द्वारा? लीवेनहॉक द्वारा खोजी गई थी। लीवेनहॉक को इनका पूरा नाम होता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ल्यूवेनहॉक और इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की है, पॉलीम्ब्रियोनी की खोज की, और किसकी की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी। इसीलिए इन्हें इन्हें माइक्रो बायोलॉजी का पितामह भी कहते हैं। पितामह भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और एक और वैज्ञानिक है, उन्हें भी कहा जाता है, उनका नाम है लुई पाश्चर। अगर ऑप्शन में लुई पाश्चर 2 हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिमुख कोशिकाएं वे होती हैं जो उपस्थित होती हैं। तो एंटीपोडल सेल के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो ये है इसका बीजांड का फिगर, जो अभी पीछे भी बनाए थे और फिर से बनाया है। तो इस प्रकार से बीजांड होता है। इसमें ऊपर की ओर इस प्रकार से 3 जो है कोशिकाएं लगी रहती हैं। इनको बोला जाता है एंटीपोडल सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और इसके नीचे के साइड में 2 कोशिकाएं होती हैं। तो इनको बोलते हैं हेल्पिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग सेल्स बोलते हैं। इसके बीच में एक कोशिका पाई जाती है जिसमें 2 केंद्रक मिलते हैं। इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि द्विध्रुवी केंद्रक बोला जाता है। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? बाहर वाले को, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल। और ऊपर वाला जो एक खाली भाग होता है इसको बोलते हैं इसको बोला जाता है निभाग। हिंदी में निभाग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको जो है चलाजा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? चलाजा के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इज ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो केशव दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? जब भी किसी एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2, और 2 से कितने होते हैं? 4। यानी कि एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है? 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है।
तो इस प्रकार क्या होगा, 100 दाने बनाने के लिए क्या होगा, हमें 25 दानों की और आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला है, चावल का फल किस प्रकार का होता है। तो चावल का जो फल होता है वो होता है कैरियोप्सिस प्रकार का। किस प्रकार का होता है, कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिभ्रूण कोष अवशेष हैं। तो परिभ्रूण कोष अवशेष कौन से होते हैं, तो ये किसमें पाए जाते हैं। तो ये जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीजांडकाय में। देखिए ये वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पिछली बार या उससे पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए उसके आगे देखिए सन भी लिखे हुए हैं। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोष में पाई जाती हैं। तो किस प्रकार की कोशिकाएं भ्रूणकोष में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हमने अभी भ्रूणकोष की संरचना बनाई थी, उसमें आपको अंड सेल, अंड कोशिका का मतलब होता है एग सेल, अभी हमने लिखा भी था पीछे एग सेल, और सह कोशिका को बोलते हैं हेल्पिंग सेल्स, हेल्पिंग सेल्स, और प्रतिमुखी कोशिका को बोलते हैं एंटीपोडल सेल बोला जाता है। तो ये हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया होती है। तो द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है, तो स्पर्मिक प्लांट में। किसमें पाई जाती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट इसको बोलते हैं, आवृत बीजी पादप में। आवृत बीजी पादप का मतलब होता है कि ऐसे बीज जिनका ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उससे क्या बोलते हैं, आवृत बीजी पादप बोला जाता है या आवृत बीजी पादप कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, आवृत बीजी पौधों में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। तो लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 4 होती है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए पारकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो कितने विभाजन होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अभी हमने कहा था कि एक कोशिका से क्या होता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और 2 से कितना होता है, 4, यानी कि 50 कोशिकाएं होंगी जिनके द्वारा क्या हो जाएगा, 200 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, लघु बीजाणुधानियों का निर्माण हो जाएगा। और इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसमें म्यूसिस होती है। म्यूसिस का मतलब अर्धसूत्री, अर्ध का मतलब आधे, और सूत्री का मतलब गुणसूत्रों की संख्या, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या विभाजन होने पर आधी रह जाए उसे क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर होता है। तो परिपक्व होने पर क्या हो जाता है, जैसे ये कोई बीजांड की संरचना है, देख लेते हैं एक बार फिर से। तो इसमें क्या हो जाता है, ऊपर के साइड में 3 कोशिकाएं पाई जा रही थी, इनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और नीचे की तरफ 2 कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इनको हेल्पिंग सेल्स बोलते थे, हेल्पिंग सेल्स। इसके ऊपर एक कोशिका पाई जाती है, इसको एग सेल बोला जाता है। इसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, जिसमें एक कोशिका जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाता है, माइक्रोपाइल। और इसके ऊपर एक निभाग होता है, निभाग यानी कि चलाजा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 नीचे थी, 3 ऊपर थी, 6 और 1 बीच में, तो क्या हो जाएगा, 7 जो है इसकी सेल्स हो जाएंगी। अगर हम बात करें केंद्रक की, तो 7 कोशिकाओं में, और इस कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो जो है 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिकी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिकी। तो 8 केंद्रक पाए जाते हैं और कितने, 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर हैं। तो पुंकेसर जो होते हैं आवृतबीजी पादपों में, वो नर जननांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नर जननांग कहलाते हैं। क्योंकि अगला क्वेश्चन है, साल्विया में परागण होता है। तो साल्विया में जो परागण होता है वो
किसके द्वारा होता है? तो वो कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साल्विया में भी कीटों के द्वारा होता है। और किसमें किसमें कीटों के द्वारा होता है? तो अंजीर में होता है, अंजीर में और साल्विया में। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा, दो में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन है पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है? तो कौन सा भाग अगुणित होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नर युग्मक। देखिए युग्मक जो होते हैं, तो युग्मक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गैमीट बोला जाता है। और गैमीट हमेशा क्या होता है? सिंगल एन होता है, इसको बोलते हैं हेप्लॉइड। हेप्लॉइड का मतलब होता है आगुणित होता है। कैसा होता है? आगुणित होता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलाते हैं तब क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसलिए नर युग्मक क्या हो जाएगा? मेल गैमीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? तो देखिए अभी हमने कीट परागण के बारे में बात की थी। तो कीट जो परागण है, कीट परागण क्या होता है? अंजीर में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? साल्विया में पाया जाता है, साल्विया में। तो यहाँ पर साल्विया नहीं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है निभाग पाया जाता है। तो निभाग कहाँ पाया जाता है? अभी हमने इस प्रकार बीजांड की संरचना बनाई थी और कहा था ये बीजांड है, इसके ऊपर का जो खाली भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? निभाग कहते हैं और चलाजा के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? तो अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंड तथा सहायक कोशिकाएं। यानी कि बीजांड की संरचना में, बीजांड की संरचना में इस प्रकार से जब बीजांड बनता है, नीचे के साइड में क्या हो जाता है? दो सहायक कोशिकाएं, इसके ऊपर एक कोशिका होती है जिसको अंड कोशिका के नाम से जानते हैं, एग सेल, और इनको बोलते हैं हेल्पिंग सेल, हेल्पिंग सेल। तो यहाँ पर अंड तथा सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? अगर आभासी फल पूछते तो आभासी फल में क्या क्या आ जाता है? सेब आ जाता है, सेब के बाद स्ट्रॉबेरी आ जाता है, स्ट्रॉबेरी आ जाता है, और काजू भी आ जाता है, नाशपाती भी आ जाता है। तो ये क्या है? ये जो है क्या है? आभासी फल हैं। तो इसमें कौन सा आभासी फल नहीं है? तो वो है आम। आम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आभासी फल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है टेपिटम पर्त का क्या कार्य होता है? तो टेपिटम पर्त का जो कार्य होता है वो है पराग कणों को पोषण देना। पराग कणों को क्या देना? पोषण देना। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल परागित पादप का नाम बताइए। तो जल परागित पादप जो है तो वो कौन सा है? वो है हाइड्रिला। जल परागित पुष्पों में, जल परागित पुष्पों में हाइड्रिला, हाइड्रिला एंड वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया दो जल पर। अगला क्वेश्चन है 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो 112 बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या जो होगी वो कितनी होनी चाहिए? 28 होनी, क्योंकि एक कोशिका से दो कोशिकाएं और दो से कितनी निर्मित हो रही थी? 4। तो एक कोशिका से कुल मिलाकर के 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए, और 28 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 बट्ठी 32 के 2 और 4 दूना 8 और 8 और 3 11, 112 आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 होगा। अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या x होती है।
तो गुणसूत्रों की संख्या जो x होती है वो जो है कैसी होती है, तो वो 3x होती है, क्योंकि आवृतबीजी पादप का जो निषेचन की क्रिया है या फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, तो एक फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, और जाइगोट बनने के बाद इस जाइगोट में एक अन्य प्रकार का जो है क्या आ जाता है, युग्मक आ जाता है जो संलयन कर लेता है, जिसके कारण 3 कोशिकाएं इसमें संलयित हो जाती हैं, यानी कि 1 2 संलयित होंगी, तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। फिर ये 2n था, उसके बाद ये n आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3n, तो कितनी कोशिकाएं हो जाएंगी 3x हो जाएंगी। इसीलिए से इस प्रक्रिया को बोलते हैं त्रिक संलयन, या इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन लाइजेशन। और इसकी खोज किसने वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम था एस.जी. नवाशिन। एस.जी. नवाशिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज। अगला क्वेश्चन है जो कि 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की होने चाहिए। तो 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री, अर्ध का मतलब आधा और सूत्री का मतलब गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या जहां आधी रह जाए तो बनाने के लिए क्या हो जाएगा कि इसमें 200 में 50 और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 50 अगर होंगे तभी तो 200 बनेंगे, तो इसलिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। तो एक परागकोश में परागधानियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 4। परागकोश में परागधानी का मतलब क्या है कि जैसे इस प्रकार देख लेते हैं, और ये ऐसे होता है पुंकेसर, ऊपर 1 2, तो 1 2 और यहाँ पर 3 और ये 4, तो परागधानियों की संख्या कितनी होती है 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं। तो परागकण में कौन पाए जाते हैं, तो एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका, एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैलिस्नेरिया के पौधों में परागण किस माध्यम से होता है। तो परागण जो वैलिस्नेरिया हो गया, वैलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, हाइड्रिला हाइड्रिला इनमें जो होता है वो है जलीय परागण होता है। कौन सा होता है, जलीय परागण होता है, यानी कि जल के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल द्वारा। किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। तो घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पराशल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पराशल्क के नाम से जानते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। तो कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंख्य बीजांड जो होते हैं ये क्या है, बीजांड के द्वारा क्या हो जाता है, परागण की प्रक्रिया हो जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो 108 बनाने के लिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27। 27 क्यों हो जाएगा, अभी पीछे भी देख चुके हैं, इसको 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो 7 चौक 28 के 8 और 7 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी कि एक कोशिका से, मात्र कोशिका से कितनी बन रही थी 4, तो इसलिए क्या हो जाएगा जब 27 को 4 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएंगी 108। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। तो परागकण जो हैं वो किसके भीतर निर्मित होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लघु बीजाणुधानी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित होते हैं। तो अच्छी तरह किसके रूप में संरक्षित होते हैं, तो वो है स्पोरोलेनिन। स्पोरोलेनिन के तहत जो है अच्छी तरीके से संरक्षित रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व जो करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? जायांग हो जाएगा। और जायांग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। और ये मादा पुष्प का भाग होता है, पुष्प का भाग होता है, मादा पुष्प का भाग होता है। चलिए, तो ये पहला लेसन समाप्त हुआ है हमारा, है वो है चैप्टर नंबर 2, मानव जनन। इसको बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है। तो शुक्राणु की संरचना को देख लेते हैं। इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना होती है। ये इसका हेड वाला भाग कहलाता है, और ये वाला मिडिल पीस, कौन सा? मिडिल पीस। और ये नीचे वाला कौन सा होता है? टेल वाला भाग होता है। आगे वाले भाग के, हेड के दो भाग होते हैं। पहला वाला होता है एक्रोसोम, जो क्या करता है? हाइल्यूरोनिडेज नाम का एंजाइम निकालता है, जो ओवा की भित्ति को क्या करता है? गलाने का कार्य करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो वो किस में पाई जाती है? तो वो मिडिल पीस में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, मध्य भाग में पाई जाते हैं कॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य भाग में। किस में पाया जाता है? मध्य भाग में पाया जाता है, मिडिल। मानव के स्पर्मेटिड में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितने होते हैं? 23 होते हैं। अगर जोड़ी की बात करता, जोड़ी की पेयर में कितने होते हैं? तो 23 जोड़ी होती हैं। अगर गुणसूत्रों की बात करें, मनुष्य में गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। और स्पर्मेटिड्स का मतलब होता है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म से पहले जो बनती कोशिकाएं हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। तो स्पर्म में देखा जाए तो कितने? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा? स्पर्मेटिड्स में भी इसकी संख्या कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, यानी कि 23 होती है। मानव ऋतुस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? तो अंडोत्सर्ग जो होता है वो किस दिन होता है? तो ये जो होता है 28 दिन की प्रोसेस होती है। जो मासिक धर्म होता है वो 28 दिनों में क्या होता है? कंप्लीट होता है। 28 दिन बाद स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर एक जीरो होता है, और जीरो से लेकर के 14, तो 14वें वाली जो होती है ये अंडोत्सर्गी प्रावस्था कहलाती है, अंडोत्सर्गीय प्रावस्था। और ये क्या कहलाती है? कि जो है रजोस्राव प्रावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? रजोस्राव प्रावस्था। और लास्ट वाला होता है पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि कब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। चक्र के 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है, और एक परिपक्व अंडा जो है बाहर निकल करके आता है, और जो क्या करता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया करने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन है अपरा का कार्य है। तो अपरा का कार्य क्या होता है? तो अपरा जो होता है वो बच्चे की नाभि नाभि से जुड़ी एक संरचना होती है, जो माता के गर्भ से जुड़ी होती है। तो ये क्या करती है? ये रिस्पायरेशन करती है, रिस्पायरेशन के लिए जानी जाती है, यानी कि श्वसन। और श्वसन के द्वारा क्या होता है? O2 और प्लस CO2। दूसरा जो है ये एक्सक्रीशन के लिए होती है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन के लिए होती है, अपशिष्ट पदार्थों को निकालती है। और अगला जो है, तो अगला ये क्या करती है? ये न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। कौन सा? न्यूट्रिशन। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, एंड्रोजेंस स्रावित होते हैं। तो एंड्रोजेंस जो होता है वो वृषण में पाए जाते हैं। किसमें? वृषण में। इसको टेस्टिस बोलते हैं इंग्लिश में, वृषण में। और इसमें क्या होते हैं? लेडिंग कोशिकाएं भी होती हैं। कौन सी? लेडिंग सेल्स होती हैं। इन लेडिंग सेल्स के द्वारा ही क्या होता है? एंड्रोजन स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है?
तो भ्रूणी लिंग निर्धारण अगर कहा जाए तो वैसे तो लिंग निर्धारण की अगर हम बात करें, लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो वो पिता के गुणसूत्रों पर होता है। किसके? पिता के गुणसूत्रों पर होता है, पिता के गुणसूत्रों पर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बॉर बॉडी। इसको बार पिंड को क्या बोलते हैं? बॉर बॉडी बोलते हैं। बॉर बॉडी यानी कि बार पिंड के द्वारा क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। समरूप, सम का मतलब समान, समरूप में सम का मतलब क्या हो जाता है? समान। रूप का मतलब हो जाता है एक जैसे, कैसे हो? एक जैसे हो और समरूप हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी नंबर। एक निषेचित अंड दो कोरक खंडों में विभक्त होकर पृथक पृथक दो स्वतंत्र रूप से भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। अगर इसके हम डिटेल की बात करें तो डिटेल में क्या होता है, जब कोई मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपस में क्या करते हैं, सही फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, तो उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाता है। और इसको ओवा बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म बोला जाता है। तो ओवा जाइगोट बनने के बाद इसमें क्या हो जाता है? विभाजन की प्रक्रिया हो जाती है और विभाजित होकर ये जाइगोट क्या कर लेता है? दो दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, इससे जो निर्मित बच्चे होते हैं वो कैसे दिखते हैं? समरूप दिखते हैं। सम का मतलब समान और रूप का मतलब दिखने में उनका रंग रूप क्या हो? एक समान हो। चलिए, विदलन समसूत्री विभाजन से भिन्न होता है, इसमें अभाव होता है। तो किस प्रकार भिन्न होता है, क्यों इसका अभाव होता है? तो ये होता है वृद्धि प्रावस्था से। वृद्धि प्रावस्था में क्या क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथ नहीं है? तो नर सहायक ग्रंथ नहीं है तो कौन सी ग्रंथ नहीं है? तो वो है तुम्बिका नहीं है। तुम्बिका कैसे नहीं है? तो अगर मेल की बात करें तो मेल में शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड भी पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथ। अगर बात करें किसकी तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथ भी पाई जाती है, लेकिन एम्पुला इसमें नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि मादा जनन तंत्र को अगर हम देखेंगे तो मादा जनन तंत्र में यहाँ पर क्या लगी होती हैं? फिम्बरी लगी होती है। यहीं पर अंडाशय लगा होता है, ओवरी होती है, ये वेजाइना वाला पार्ट होता है। और यहीं पर क्या होता है? ये एम्पुला होता है। यहीं पर क्या लगा होता है? एक, इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला को ही क्या बोला जाता है? तुम्बिका। तो तुम्बिका जो है ये नर में नहीं पाई जाती है, मादा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं? तो 23 गुणसूत्र किसमें होंगे? जो हेप्लॉइड होगा यानी कि एन होगा। तो अगर हम स्पर्मेटोगोनिया की बात करें, किसकी बात करें? अगर स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो ये तो 2n होता है, ये तो डिप्लॉइड नंबर्स होता है। और डिप्लॉइड में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। अगर युग्मनस की बात करें तो ये भी 2n होता है, इसका मतलब भी डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46। अगला हम बात करें ओगोनिया, तो ओगोनिया की अगर हम बात करते हैं तो ओगोनिया में क्या होता है? ये भी 2n होता है और ये भी डिप्लॉइड नंबर्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या होता है? ये हमेशा हेप्लॉइड नंबर्स होता है, अगुणित होता है। और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 23। अगला क्वेश्चन है स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो अंतरोपण के समय भ्रूण जो होता है वो किस अवस्था में होता है? तो वो ब्लास्टुला अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है? तो स्पर्मेशन कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है? तो वो है शुक्र जनन नलिका से निकलने की प्रक्रिया है। अगला जो है क्वेश्चन मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, तो ये किसके गुणसूत्रों पर होता है? तो ये पिता के गुणसूत्रों पर होता है। क्योंकि पिता में एक्स वाई और माता में एक्स एक्स, तो अगर इस एक्स से ये एक्स मिलेगा तो पुत्री बनेगी, ये वाई जो है एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा? पुत्र बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है वृषण की अंतराली लेडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कौन सा होता है? एंड्रोजन होता है।
एंड्रोजन किससे निकलता है? लेडिंग कोशिकाओं द्वारा निकलता है, लेडिंग सेल्स के द्वारा निकलता है। ये कहाँ पाई जाती है? टेस्टिस में, वृषण में पाई जाती है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शुक्र जनन प्रेरित होता है, तो शुक्र जनन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो ये है FSH, और FSH का मतलब होता है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कैसा होता है? फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो शुक्र जनन स्पर्मियोजेनेसिस किसके द्वारा होता है? FSH के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है, तो स्त्रियों में अंडोत्सर्ग किसके कारण नियंत्रित होता है? तो ये है FSH यानी कि फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और कौन सा? LH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, आर्तव चक्र का आरंभ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में क्या हो जाती है? जब कमी होने लगती है तो गर्भाशय की दीवारें क्या होती है? सिकुड़ने लगती हैं। वहीं से क्या हो जाता है? मंथ साइकिल जो है प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो स्त्री में अंडे का निषेचन होता है, तो अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो वो अंडवाहिनी में, बोल सकते हैं किसमें होता है? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में। और इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन है, एक परिपक्व युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तो एक परिपक्व युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी जो रह जाती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा द्वितीयक अंडक के विभाजन के समय। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का श्रावण होता है, तो हार्मोन का श्रावण होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है किसके द्वारा? लेडिंग सेल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लेडिंग सेल्स के द्वारा। और ये कहाँ पाई जाती हैं? तो टेस्टिस में पाई जाती हैं, और टेस्टिस जो है ये मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में ऐसी कोई प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। जो क्या करता है टेस्टोस्टेरॉन? ये यौवनारंभ, यौवनारंभ, और इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? प्यूबर्टी को प्रेरित करता है। जब बच्चा 11 से 15 साल की अवस्था में होता है तो दाढ़ी मूछ निकलना, कंधों का चौड़ा होना, आवाज़ भारी होना, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं यौवनारंभ के अंतर्गत आती हैं, तो ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, स्त्रियों में आर्तव चक्र सामान्यता होता है, तो कितने दिन का होता है? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये 28 दिन का होता है। अभी हमने पीछे बताया भी था पिछले क्वेश्चन में। तो कितने दिनों के बाद चालू होता है? 28 दिनों के बाद चालू हो जाता है, तो 28 से 29 दिनों का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है ये, अगला लास्ट क्वेश्चन है, मानव पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? तो वृषणों की संख्या अगर हम बात करें किसकी? टेस्टिस की बात करें, तो ये कितनी होती हैं? एक जोड़ी होती हैं, एक जोड़ी होती हैं। इसका मतलब कितनी होंगी? दो टेस्टिस होंगी। और ये कहाँ पाई जाती हैं? तो मेल में पाई जाती हैं, नर में पाई जाती हैं, मादा में ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, या मादा में वृषण नहीं पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर हमारा सेकेंड समाप्त हो चुका है, और उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड की। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है चैप्टर नंबर 3, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य को इंग्लिश में अगर बात करें क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन जो है वो है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंताक्षेपित इंजेक्ट कर दिया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया का नाम है ICSI। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICSI। अगला क्वेश्चन है, किसी समष्टि
में बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर IMR व घटी मातृ मृत्यु दर MMR इसे कैसे प्रभावित करेगी? तो कैसे प्रभावित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी। क्या नहीं लाएगी? वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी। अगला क्वेश्चन है, नीचे सगर्भता के चिकित्सीय समापन के बारे में कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव करें। तो सही का चुनाव करना है, तो इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है, MTP सामान्यतः सगर्भता की प्रथम तिमाही में सुझाई जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला है, MTP हमेशा शल्य चिकित्सा द्वारा संपन्न होती है। अगला, MTP कराने के लिए योग्य चिकित्सकों सहायता आवश्यक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। MTP सामान्यतः सगर्भता की प्रथम तिमाही में सुलझाई जाती है, क्योंकि 3 महीने के बाद भ्रूण जो है वो पूर्ण विकसित हो जाता है, तो इसका जो है एबॉर्शन नहीं होता है। और एबॉर्शन करने की प्रक्रिया जो बताई गई है वो 12 सप्ताह बताई गई है। 12 सप्ताह में हुई हो जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नीचे दिए गए यौन संचालित रोगों में से उस रोग की पहचान करिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को ही प्रभावित नहीं करता है। तो लैंगिक अंगों को जो प्रभावित नहीं करता है वो है एड्स, क्योंकि अगर हम बात करें सिफिलिस की, तो सिफिलिस भी होता है। सिफिलिस को बोलते हैं हिंदी में उपदंश। क्या बोलते हैं? उपदंश हिंदी में बोला जाता है। सुजाक को बोलते हैं गोनेरिया, इंग्लिश में सुजाक हिंदी में बोलते हैं। लैंगिक मत से ये भी जो है प्रभावित करते हैं। एड्स जो है प्रभावित नहीं करता है। एड्स में क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो क्षीण हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है, लगातार बुखार आता है। अगला क्वेश्चन है, पति या शुक्राणुदाता के शुक्राणुओं को सांद्रित करके कृत्रिम विधियों द्वारा गर्भाशय में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाती है? तो कृत्रिम विधि द्वारा जो होती है वो क्या कहलाती है? IUI कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 कोशिकीय भ्रूण को फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की विधि क्या कहलाती है? तो वो विधि क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 6 का आंसर जो हो जाएगा वो जिप्ट कहलाती है। और अगर हम जिप्ट की बात करें, किसकी? जिप्ट की। तो जिप्ट जो है इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भ के शिशु का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? तो वो किसके आधार पर होता है? तो पिता के गुणसूत्रों के आधार पर होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म से पूर्व की जांच क्या कहलाती है? तो शिशु के पूर्व से जन्म की जो विधि कहलाती है वो कौन सी होती है? यह है एमनियोसेंटेसिस। इसको क्या बोलते हैं? एमनियो एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। ये इंग्लिश का शब्द है और इसको हिंदी में बोलते हैं उल्ब वेधन। क्या बोला जाता है? उल्ब वेधन बोला जाता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि गर्भ में पल रहे भ्रूण की जांच की जाती है कि इसमें कोई रोग है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल आबादी की कितने प्रतिशत आबादी भारत में है? तो भारत में कुल आबादी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 पॉइंट कितनी हो जाएगी? 31% जो है वो भारत में पाई जाती है। अगर क्षेत्रफल की बात करें कि विश्व का जो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वो 2.4% है। यानी कि विश्व में जितनी भी जमीन है उसमें से अगर भारत की बात करें तो भारत के पास कितना है? 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, पति या शुक्राणुदाता के शुक्राणुओं को सांद्रित करके कृत्रिम विधि द्वारा गर्भाशय में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाती है? तो ये विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाएगी IUIT। क्या कहलाएगी? IUIT कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, निसंतान दंपतियों यानी कि ऐसी महिलाएं या दंपत्ति का मतलब होता है पति, इसका हो जाएगा डी वाला उपयुक्त सभी, यानी कि इसको स्वपात्र निषेचन बोलते हैं, इसको IVF बोला जाता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोलते हैं, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोलते हैं। तो इसका ये दूसरे वाले का जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, तो इस पर भी हम बात कर चुके हैं जिप्ट की। तो इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला है, अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका है। तो अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है?
तो बंध्याकरण भी हो सकता है, ये तो स्थायी उपायों में आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अवरोधक युक्त यानी कि शुक्राणुओं को जाने से रोकना, गर्भाशय में हार्मोनल गर्भ निरोधन यानी कि किसी हार्मोन्स के द्वारा गर्भ को जो है रोकने का काम, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन नंबर 13, चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, तो वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी रोकती है, तो कॉपर टी क्या रोकती है, निषेचन को रोकने का कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, क्योंकि कॉपर टी क्या होती है, गर्भाशय के मुख पे लगाई जाती है, गर्भाशय के मुख पे लगा दी जाती है, जो शुक्राणुओं को अंदर जाने से रोकती है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। अगला है, अगला है क्या पुरुष से संबंधित है, तो पुरुष से क्या संबंधित है, तो वो है वैसेक्टोमी, क्या है, वैसेक्टोमी। और अगर ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो ये किस में है, ये महिलाओं में पाई जाती है, इसको नसबंदी की, ये इसको क्या बोलते हैं, नसबंदी। तो पुरुषों की नसबंदी जो है वैसेक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। तो क्या पुरुष से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वैसेक्टोमी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अब हम लोग